नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय राज्य व्यवस्था जो प्रमुख प्रश्न पत्र है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक अकादमिक परीक्षा के लिए ही नहीं या ग्रेजुएशन लेवल के लिए हम उस चरण को पूरा कर लें, उससे ही नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था का संबंध एक भारतीय नागरिक होने के नाते जीवन भर एक लंबी यात्रा करने का विषय है और इसका अध्ययन हमें अपने ज्ञान के लिए नहीं बल्कि हमें जीवन में अपने आप को ढालने के लिए एवं आए दिन हमारे सामने आने वाली परेशानियों को या हमें सामान्य जानकारी के रूप में कहीं ऐसा पूछा जाता है तो छोटे छोटे प्रश्नों को जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनका तो कम से कम अपने जहन में रहना अत्यंत आवश्यक है। जो कि एक राजनीति विज्ञान के स्कॉलर होने के नाते या एक साधारण नागरिक होने के नाते कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अपनी स्मृति में हर वक्त तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। तो हम कुछ इस परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंध रखते हैं, कुछ तथ्यों को बिंदुवार या छोटे छोटे प्रश्नों के, जैसे कि इसमें कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इस तरह से छोटे, जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्र का उल्लेख है उसको किस नाम से जानते हैं हम, तो उसमें भारत तथा इंडिया, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकेंगे, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह की भाषा संवैधानिक दृष्टि में लिखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समाजवादी, सार्वभौम, सभी के लिए समाजवादी, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पंथनिरपेक्ष, इसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, या बिना किसी धर्म के लाग लपेट या बिना किसी धर्म के साथ रहे, निष्पक्ष रूप से हम स्वेच्छा से अपने धर्म को मानने के लिए। प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात है जो कि यहाँ पर राज्य का प्रधान होगा वह निर्वाचित होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष स्थिति का हो चाहे वह अप्रत्यक्ष का। वह प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रमुख बिंदु होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर मूल रूप से आधारित है। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया या लागू किया गया, स्वीकार किया गया, अधिनियमित किया गया एवं इसे आत्मार्पित किया गया। ये शब्द हमें याद रखने होंगे। अंगीकृत का मतलब है यहाँ एक्नॉलेज यानी स्वीकार किया गया, हमारे द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया। अधिनियमित, इसको एक्ट में लिया गया, कानून के दर्जे के रूप में लिया गया। एवं आत्मार्पित यानी हमारी आत्मा ने इसको पूरी तरह से सहर्ष स्वीकार किया एवं हम इसको अपनी आत्मा के लिए सुपुर्द या समर्पित करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई एवं इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9
दिसंबर, ये तो हो गया। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर प्रारूप समिति को हम ध्यान में न लेकर के प्रश्न का जब उत्तर आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका अलग उत्तर होगा। एवं हमें अगर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ भीमराव अंबेडकर का ही नाम आता है। ये यहाँ ध्यान रखने वाला है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एवं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो ये आपस में दोनों समान अर्थी लगते हैं, लेकिन दोनों का जो भाव है वो समझने के लिए हमें पूरी तरह से मनोयोग से तैयार रहना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रेम्बल बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन से संशोधित जिसको किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर एवं अखंडता, यूनिटी। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। संविधान की अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का या अनटचेबिलिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको एबॉलिश किया गया है, उन्मूलन किया गया है संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया एवं इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह संख्या की दृष्टि से 6 हैं। संपत्ति का सम्मिलित था जब 7 थे। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी दर्जा दिया जा चुका है। प्रेस को या इसको हम कहेंगे इस व्यक्ति की आज़ादी को, या इसमें हम समाचारों के प्रकाशन को जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ या फोर्थ स्टेट के रूप में मानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसका समावेशीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। एवं भारत संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में समाहित रहती है। अक्सर इसके उत्तर को विद्यार्थियों के द्वारा जो कार्यपालिका की शक्ति की बात आती है तो वो मूल रूप से इसको प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं कि प्रधानमंत्री में कार्यपालिका की शक्ति समाहित है, जो कि पूरी तरह गलत उत्तर माना जाता है। तो ध्यान रखें, कार्यपालिका की शक्ति राज्य के या राष्ट्र अपने जो स्टेट्स जिसको राष्ट्र कहेंगे उस भाषा में राष्ट्रपति में निहित माना गया है। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व
महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, जो संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से इसको महाभियोग संसद में लाया जाएगा, जब जाके इसको हटाने की स्थिति बनती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस कार्यभार को ग्रहण करेगा। इस तरह का प्रावधान किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक हैं और अविवाहित हैं, वह चला रहे हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं ये अत्यंत काम के हैं, ध्यान देने योग्य हैं, जो कि अकादमिक एग्जाम के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी बेसिक प्रश्न होने के नाते पूछे जाते भी रहेंगे। धन्यवाद।